नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 71,000 युवाओं को सौंपे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। कहा, केंद्रीय सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा पारदर्शी। विकसित भारत में सक्रिय भागीदारी का किया आह्वान। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों से भी किया संवाद। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने से की मुलाकात। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे के साथ मिलकर भारत के सहयोग से बन रहे कई प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। कहा, आर्थिक संकट से उबरने के लिए भारत श्रीलंका को देगा पूरा समर्थन। श्रीलंका के साथ रिन्यूएबल एनर्जी फ्रेमवर्क पर बनी सहमति। बिहार में जाति पर आधारित जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इंकार। कहा, याचिकाओं का मकसद प्रचार पाना। याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। याचिका में बिहार सरकार के अधिकार को दी गई थी चुनौती। G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज आखिरी दिन। इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर और मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समेत अन्य मसलों पर हो रही है चर्चा। यूपी दौरे पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गाजीपुर में की जनसभा। मतदाताओं को मतों के इस्तेमाल को लेकर किया सावधान। कहा, गलत बटन दबने पर माफिया राज के लौटने का खतरा। वाराणसी के काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर और गाजीपुर के पहाड़ी बाबा आश्रम में की प्रार्थना। महिला से बदसलूकी मामले में एयर इंडिया पर सख्त कार्रवाई। नियमों के उल्लंघन के लिए डीजीसीए ने लगाया 30 लाख का जुर्माना। 3 महीने के लिए पायलट भी सस्पेंड। और सोशल मीडिया पर विज्ञापनों और अलग अलग प्रोडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स को लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने जारी की नई गाइडलाइंस। इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज अब उन्हीं प्रोडक्ट्स को कर सकेंगे एंडोर्स जिनका वो खुद करते हो इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 71,000 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। ये तीसरा रोजगार मेला था। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष अक्टूबर में 75,000 और नवंबर में 71,000 नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए थे। सरकार के प्रयासों से युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार मिला है। नवनियुक्त कर्मचारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष ये पहला रोजगार मेला है और विभिन्न सरकारी विभागों में नियुक्तियों से हजारों परिवारों के जीवन में आशा की एक नई किरण जागेगी। उन्होंने कहा कि रोजगार मेला देश के युवाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार का प्रयास है और आने वाले वर्षों में और भी भर्तियां की जाएंगी। आइए एक नजर डालते हैं पीएम मोदी के संबोधन की 5 बड़ी बातों पर। प्रधानमंत्री ने कुछ नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की। नवनियुक्त कर्मचारियों ने रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की और नवनियुक्तों के कौशल को विकसित करने के लिए कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल के महत्व को रेखांकित किया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लखनऊ में रोजगार मेला में हिस्सा लिया। उन्होंने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर देश भर में रोजगार देने का सबसे बड़ा अभियान शुरू किया गया है। दिल्ली के राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में भी नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नवनियुक्तों ने मिशन मोड में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने के केंद्र सरकार के पहल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सरकारी विभागों और संगठनों में भर्ती हुए नवनियुक्तों को 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए जाने पर लाभार्थियों में खुशी की लहर है। मुंबई में भी आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने 25 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस कार्यक्रम में 10 सरकारी विभागों में 117 नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र दिए गए। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ कन्यन डांस एकेडमी, गाले, कैंडी और नुवारा एलिया में भारतीय आवास परियोजना के तीसरे चरण के तहत मॉडल ग्राम आवास परियोजना का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए। विदेश मंत्री ने सामाजिक आर्थिक विकास पर उच्च प्रभाव के सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा कि श्रीलंका के लोगों के साथ भारत की गहरी और स्थायी दोस्ती पर जोर देने वाली परियोजनाओं के उद्घाटन में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ शामिल होकर खुशी हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कोलंबो में श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने से मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि आज कोलंबो में प्रधानमंत्री दिनेश गुणावर्धने से मिलकर खुशी हुई। परिवहन और शिक्षा सहित हमारे द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की। लोगों से लोगों के संबंधों को प्रगाढ़ करने पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। बिहार में जातिगत जनगणना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने इन याचिकाओं को पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका करार दिया। कोर्ट ने कहा कि आप चाहें तो हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं। इन याचिकाओं में कहा गया था कि राज्य सरकार को जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार हासिल नहीं है। विधानसभा से कानून पास किए बिना सिर्फ कार्यकारी आदेश के जरिए यह नहीं हो सकता। केरल के तिरुवनंतपुरम में चल रही G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक का आज अंतिम दिन है। बैठक से इतर 3 पैनल डिस्कशन हो रहे हैं। पहले पैनल डिस्कशन का विषय है इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के माध्यम से होलिस्टिक वेलबींग यानी समग्र स्वास्थ्य को हासिल करना। दूसरे पैनल डिस्कशन का विषय है मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को लचीला और टिकाऊ बनाना। और तीसरे पैनल डिस्कशन का विषय है आपसी साझेदारी में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को सुदृढ़ करना। इन चर्चाओं के अलावा प्रतिनिधियों को सुमाथिरम आयुर्वेद विलेज का फील्ड दौरा भी करवाया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया। इस वीडियो में G20 प्रतिनिधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का दौरा कर रहे हैं। इस वीडियो के साथ स्वास्थ्य मंत्री ने लिखा है कि G20 के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना पहल की प्रशंसा की। इस योजना के तहत देश के कोने कोने में लोगों को सस्ती कीमत पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेकिंग न्यूज की रेस से हटकर हम लेकर आते हैं आपके लिए सार्थक, सकारात्मक और प्रेरणादायी खबरें सिर्फ हाथ से नहीं होते, खबरें अच्छी भी होती हैं जो देती हैं हौसला, बढ़ाती हैं आत्मविश्वास। मुश्किल वक्त में भी जब लोगों ने दिखाया कुछ कर गुजरने का जज्बा, हम लेकर आते हैं अपने इस खास कार्यक्रम में आम लोगों के जज्बे की कहानियाँ। देखिए मेरे साथ गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। देख रहे हैं, मैं हूं अशोक किरवा। कोई फैक्ट चेकर चाहता है कि मुसलमान आज सदियों सवाल है। आसान नहीं होता सच के लिए लड़ना। जिसकी आवाज कोई नहीं बनेगा उसकी आवाज हम बनेंगे। जो डर जाते हैं वो झूठ से कहां टकराते हैं। जो गरीब के स्कूल में, गरीब के स्वास्थ्य के लिए खर्च होना चाहिए, वो लूट कर इन्होंने अमीर ठेकेदारों को दे दिया। सच को जानना हो तो झूठ पर करना होता है प्रहार, हर बार बार बार। मैंने आपसे पूछा, आपने ठीक है नहीं कहा ना आपने। और कोई मुद्दा नहीं है तो सोनिया गांधी की गुडबुक में मैं अपना नाम
गोल्डन अक्षरों में कैसे दाखिल करूं? इसलिए न फेक न्यूज न झूठ, हमेशा सच के साथ 2-2। देखिए मेरे साथ 2-2, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। आज वाराणसी में जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ काल भैरव मंदिर और काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। नड्डा आज गाजीपुर में एक जनसभा भी करेंगे। संगठन की मजबूती के लिहाज से पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी बैठक होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजीपुर में पहाड़ी बाबा आश्रम पहुंचे। दोनों नेताओं ने यहां प्रार्थना की, साथ ही आश्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों से मुलाकात की। इसके बाद यूपी के गाजीपुर में आईटीआई ग्राउंड में सार्वजनिक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रजातंत्र में अपने मतों का सही प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है, सही जगह बटन दब जाए तो मेडिकल कॉलेज आ जाता है। इससे पहले गोरखपुर में भूतपूर्व सैनिकों से बात करते हुए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भारत की फौज दुनिया की ताकतवर फौजों में मानी जाती है। ये सिर्फ व्यवस्थाओं में ही नहीं बल्कि ताकत में भी है। हर प्रकार के संकट के समय आपने अपने जीवन को तत्परता से उसमें लगाया है। उन्होंने कहा कि इस कारण आज हम सुरक्षित हैं। 26 नवंबर 2022 को एयर इंडिया के यात्री द्वारा महिला से बदसलूकी मामले में डीजीसीए ने एयरलाइंस पर जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उड़ान के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही एआई की निदेशक इन फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दरअसल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान में यात्री शंकर मिश्रा ने एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब कर दिया था। इसके बाद शख्स के खिलाफ दिल्ली पुलिस के कहने पर आव्रजन ब्यूरो ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। इसके अलावा आरोपी के बारे में जानकारी लेने के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम आरोपी एस मिश्रा के एक रिश्तेदार से मिलने मुंबई पहुंची थी और पूछताछ भी की थी। इससे पहले एयर इंडिया ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पर 30 दिन की यात्रा पाबंदी लगा दी थी। आरोपी को 6 जनवरी को दिल्ली पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया था। इससे पहले आरोपी यात्री शंकर मिश्रा पर 4 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। एयर इंडिया के प्रवक्ता के मुताबिक पूर्व जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आंतरिक समिति ने इस मामले में जांच की और शंकर मिश्रा को बुरे व्यवहार वाला यात्री पाया। जांच के बाद नागरिक उड्डयन के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार शंकर मिश्रा पर 4 महीने के लिए उड़ान भरने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोशल मीडिया पर विज्ञापनों और अलग अलग प्रोडक्ट्स के इंडोर्समेंट्स को लेकर अब सोशल मीडिया पर सावधान रहना होगा। इन्हें लेकर कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने आखिरकार नई गाइडलाइंस की घोषणा कर दी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत ग्राहकों को असंगत व्यापार के तरीकों से बचाने के लिए मंत्रालय का यह प्रयास है। उपभोक्ता मामले के सचिव रोहित कुमार सिंह ने शुक्रवार को बताया कि सरकार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के लिए गाइडलाइंस लेकर आई है। इन गाइडलाइंस में एक अहम निर्देश है कि इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज उन्हीं प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करेंगे जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आपत्तिजनक टिप्पणियों पर कड़ा ऐतराज जताया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कहा कि पिछले कुछ दिनों में मेरे बारे में दिए गए आपके बयान गंभीर और अपमानजनक हैं। उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री केजरीवाल के शिक्षा के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उपराज्यपाल ने कहा कि 16 जनवरी को
मुख्यमंत्री विधानसभा छोड़ राजनिवास के बाहर मुझसे मिलने के लिए प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे। ये मुझे मीडिया से पता चला। मैंने आपको और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए बुलाया था और मुझे आपको लंच कराने में खुशी होती, लेकिन आप मुझसे नहीं मिले और आपकी तरफ से कहा गया कि सभी विधायकों के साथ मिलेंगे। आप भी इस बात को मानेंगे कि इतने शॉर्ट नोटिस पर 70-80 लोगों से एक साथ मिलना संभव नहीं था और इससे कोई मसला भी हल नहीं होता। दुर्भाग्यवश आप पॉलिटिकल पोस्चरिंग करते रहे और आपने ये कहा कि एलजी ने हमसे मिलने से मना कर दिया। उपराज्यपाल ने आगे कहा कि मैं इस बात से चकित था कि शहर इतने सारे विकास संबंधित मुद्दों से घिरा हुआ है और आपको मार्च और प्रोटेस्ट के लिए समय मिल गया। उपराज्यपाल ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में अटेंडेंस कम हो रही है और छात्रों का इनरोलमेंट भी कम हुआ है। 2013-14 सत्र में जहां 16 लाख से ज्यादा बच्चे पंजीकृत हुए थे, वहीं 2019-20 सत्र में 15 लाख से कम बच्चे पंजीकृत हुए हैं। दिल्ली की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और छात्रों की संख्या का गिरना निराशाजनक है। उपराज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि पिछले 8 सालों में दिल्ली में एक भी स्कूल नहीं बना है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कहा कि जबकि डीडीए ने शिक्षा विभाग को 13 प्लॉट अलॉट किए हैं, मैंने शिक्षकों को फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव खारिज नहीं किया, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के लिए कहा। आईसीआईसीआई बैंक लोन घोटाला मामले में वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेणुगोपाल को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि सीबीआई ने उन्हें बीते साल दिसंबर में गिरफ्तार किया था। इससे पहले वेणुगोपाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ हाईकोर्ट से रिट याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने वेणुगोपाल को जमानत दिए जाने का विरोध किया था। आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने 2011 में वीडियोकॉन को 3,250 करोड़ रुपए का लोन दिया था। तब वेणुगोपाल धूत और चंदा कोचर के पति दीपक कोचर के बीच व्यापारिक संबंधों का खुलासा हुआ था। धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर की कंपनी में निवेश किया था। वहीं कोचर ने इस बात का खुलासा नहीं किया था कि यह लोन वीडियोकॉन को कंसोर्टियम के हिस्से के रूप में दिया गया था, जिसके बाद सीबीआई, ईडी और एसएफआईओ सहित कई एजेंसियों ने जांच की और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। केदारनाथ धाम में आज सुबह भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के कारण पूरे क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत देखने को मिली। केदारनाथ मंदिर पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में स्थित धनौल्टी में भी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल और जम्मू में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। इसी वजह से यहां के लोकप्रिय ट्रैवल डेस्टिनेशन गुलमर्ग में स्नोफॉल का आनंद लेने वाले सैलानियों की भीड़ बढ़ गई है। वैश्विक आर्थिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष क्लास श्वाब ने बयान जारी कर भारत में होने वाले G20 सम्मेलन पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और इसके कई शीर्ष व्यापारिक नेताओं से मिलने का सौभाग्य मिला। उन्होंने भारत में जलवायु परिवर्तन के मामले में नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर दिए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वे वैश्विक स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में भारत के योगदान, महिलाओं के नेतृत्व वाले आर्थिक मॉडल पर ध्यान केंद्रित करने और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में डिजिटल नेतृत्व प्रदान करने की सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थशास्त्र और वैश्विक राजनीतिक संकटों के बीच भारत एक उज्जवल स्थान बना हुआ है। क्लास श्वाब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में G20 सम्मेलन के दौरान भारत के साथ निरंतर साझेदारी जारी रखने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान दुनिया में सभी देशों के लिए समान विकास को बढ़ावा दे रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता के एक नए पैकेज की घोषणा की है।
अमेरिका के इस नए पैकेज में $2.5 बिलियन के सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इसमें सैकड़ों बंदरबख्त वाहन और यूक्रेन की वायु रक्षा के लिए समर्थन शामिल है। अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार इस नवीनतम सहायता में 59 ब्रैडली लड़ाकू वाहन और 90 स्ट्राइकर बंदरबख्त कार्मिक वाहन शामिल हैं। यूक्रेन को मिले इस नए पैकेज से युद्ध में काफी मदद मिलेगी। रक्षा विभाग ने कहा कि नवीनतम सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स के लिए अतिरिक्त गोला बारूद, 8 एवेंजर एयर डिफेंस सिस्टम, दसियों हजार आर्टिलरी राउंड और लगभग 2000 एंटी आर्मर रॉकेट शामिल हैं। गौरतलब है कि पिछले साल फरवरी में रूस के आक्रमण के बाद से अमेरिका ने कुल मिलाकर यूक्रेन को सुरक्षा सहायता में $26.7 बिलियन से अधिक की प्रतिबद्धता जताई है। यूक्रेन को मिलने वाले वैश्विक सहायता में अमेरिका और ब्रिटेन लगातार मदद कर रहा है। पेरू में विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। राजधानी लीमा में जारी टेक ओवर लीमा प्रदर्शन के दौरान लीमा की सड़कों पर कल हजारों लोग जमा हुए। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। वहीं अपने बचाव में प्रदर्शनकारियों ने आंसू गैस के कनस्तरों को वापस पुलिस की ओर फेंका। पिछले महीने से विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी घटनाओं में 50 से अधिक मौतों के कारण प्रदर्शनकारियों का गुस्सा कल लीमा की सड़कों पर दिखाई दिया। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थक वर्तमान राष्ट्रपति बोलुआर्टे से इस्तीफा की मांग, त्वरित आम चुनाव और एक नए संविधान की मांग कर रहे हैं। दिसंबर से ही पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को अचानक हटाए जाने के बाद से देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। वहीं मानवाधिकार समूहों ने पुलिस और सेना पर विरोध प्रदर्शनों के दौरान घातक अग्निशस्त्रों के इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हथियारों और घरेलू विस्फोटकों का इस्तेमाल किया है। नेटफ्लिक्स के सह संस्थापक रीड हेस्टिंग्स ने कल सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। रीड ने कहा कि वह अपने लंबे समय के साथी को सीईओ टेड सैंडर्स और कंपनी के चीफ ऑपरेटिव ऑफिसर ग्रेग पीटर्स को नेटफ्लिक्स की बागडोर सौंप देंगे। जानकारी के मुताबिक कंपनी के शेयर पिछले साल लगभग 38% गिर गए थे। हालांकि बाद में इसमें 6.1% का उछाल देखा गया। और अंत में बात खेल की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार को रायपुर में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में न्यूजीलैंड को 12 रन से हराया था। ऐसे में यह मुकाबला कीवी टीम के लिए सीरीज बचाने वाला मुकाबला रहेगा। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।